हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। कल हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ लिया था रिप्रोडक्टिव सिस्टम, हमने क्लियर कर लिया था मेल और फीमेल का, ठीक है। और फीमेल हमने लास्ट में जो लेक्चर पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा था, जिसमें हमने पूरा सिस्टम कवर कर लिया था। और अब हम पढ़ेंगे ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। ओके, सो ओवरी का स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पढ़ेंगे और ओवरी का स्ट्रक्चर। सो ओवरी के स्ट्रक्चर के लिए आज हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी में सबसे पहले हमने पढ़ा था बाहर की तरफ जो लेयर होती है ट्यूनिका वेजिनाइलिस, एंड उसके जस्ट अंदर वाली लेयर होती है जिसे हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ओके, एंड ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो है ये वाली लेयर सबसे अंदर वाली लेयर है, और इसके अंदर जो मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं स्ट्रोमा। क्या कहते हैं हम उसे? स्ट्रोमा कहते हैं। नाउ ये जो ओवरी है इसका जो स्ट्रोमा है इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट जो कि पेरिफेरी की तरफ है उसे हम कहते हैं कॉर्टेक्स। पेरिफेरी की तरफ है, टुवर्ड्स पेरिफेरी। एंड जो मिडिल वाला पार्ट है हम उसे कहते हैं मेडुला। क्या कहते हैं हम उसे? मेडुला कहते हैं। सो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? ट्यूनिका एल्बुजिनिया जो कि सबसे बाहर की तरफ है, ठीक है। कई जगह पर वेजिनाइलिस नहीं लिखा हुआ है, आपके नोट्स में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। अगर ट्यूनिका एल्बुजिनिया है तो वही कंसिडर करना है कि जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया, और उसके बाहर और भी हमने लेयर्स पढ़ी थी, मीजोआर्कियम पढ़ा था, उस पर अभी हमें फोकस नहीं करना है, हमें इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना है। सो इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पर जो सेल्स होती हैं ओवरी, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिनको हम कहते हैं, पेरिफेरी की तरफ जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं उनको हम कहते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। अब देखो बच्चों, जर्मिनल एपिथेलियम की बात करें तो जर्मिनल एपिथेलियम में वो सेल्स होती हैं जो कि डिवाइड होकर के क्या बनाती हैं? गैमेट्स बनाती हैं। लेकिन अगर हम ह्यूमन फीमेल की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेस है वो स्पर्मेटोजेनेसिस से डिफरेंट होता है। कैसे डिफरेंस होता है कि हमने पढ़ा, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि फीमेल्स के अंदर क्या होता है कि जो ओगोनिया होती है वो ऑलरेडी क्या होती है? ऑलरेडी फिक्स्ड होती हैं। ओगोनिया ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये ओगोनिया फिक्स्ड अमाउंट हो जाती है, यानी कि ये माइटोसिस कर लेती हैं ड्यूरिंग द अर्ली डेवलपमेंट। ओके, माइटोसिस करके माइटोसिस बंद भी हो जाता है, एंड आफ्टर द माइटोसिस मियोसिस जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। और मियोसिस के आप जानते हैं 2 फेज होते हैं, 1 and 2। यहाँ पर मियोसिस 1 जो है वो क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। एंड मियोसिस 1 स्टार्ट होने के बाद ये मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की भी अगर आपने सेल साइकिल अच्छे से पढ़ी है तो अच्छी बात है, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो प्लीज आप उसे रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बनते हैं नीट के अंदर। सो दिस इज अ वेरी बेसिक फिनोमिना जो कि आपको आना चाहिए। सो यहाँ पर प्रोफेज 1 है। प्रोफेज 1 जो है 5 सब फेजेस में डिवाइडेड रहता है, इसकी भी 5 फेजेस है प्रोफेज 1 की। एंड दिस प्रोफेज 1 की 5 फेजेस में से जो डिप्लोटीन है, ये डिप्लोटीन पर आकर के क्या हो जाता है? अरेस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? अरेस्ट हो जाता है। सो यहां पर ये बात है कि ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है डिप्लोटीन तक आकर के, और इसे अब हम कहते हैं प्राइमरी oocyte। क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। देखो, माइटोसिस हुआ, मियोसिस 1 जब ग्रोथ होके मियोसिस 1 स्टार्ट हुआ, मियोसिस 1 जब
ये माइटोसिस करके क्या बना रही है, प्राइमरी oocyte। और ये प्राइमरी oocyte के अंदर मियोसिस 1 स्टार्ट हो गया, फिर प्रोफेज 1 डिप्लोटीन पर अरेस्ट हो गया, और ये इसी को हम कह रहे हैं प्राइमरी oocyte। एंड दीज प्राइमरी oocytes ट्रेवल टू द ओवरी एंड यहाँ पर आकर के सिचुएटेड हो जाती, अरेंज हो जाती हैं। और वो कहाँ अरेंज होती हैं, वो होती हैं पैरिफेरी पर। ओके, सो ये है ओवरी, ओवरी के भी पैरिफेरी पर अरेंज हो जाती हैं क्या, प्राइमरी oocyte। इनका नंबर जो होता है फिक्स होता है आफ्टर द, जब बच्चा बड़ा हो जाता है यानी कि डिलीवरी हो जाती है, आप इसके बाद किसी भी तरह का कोई माइटोसिस डिवीजन नहीं होता है। अगर हम कंपेयर करें स्पर्मेटोजेनेसिस में, तो वहां पर थ्रू आउट द लाइफ स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो होता रहता है। एंड दैट्स वाई यहाँ पर हम कहते हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज जो होता है वुमेन के अंदर, दैट इज अ वेरी फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि 10 और 12 से 12-13 से स्टार्ट होकर के अराउंड 50 तक ये पीरियड रहता है। और जैसे ही प्राइमरी oocytes खत्म हो जाती हैं, जनरल इस एज पर आकर के क्या हो जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, फिनिश हो जाती हैं, काउंट 0 हो जाता है। देन इस स्टेज पर क्या होता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बंद हो जाता है, और इस स्टेज को हम कहते हैं मेनोपॉज, मेनोपॉज कहते हैं। इसे हमने क्या कहा, मेनोपॉज। और जब स्टार्ट होता है प्यूबर्टी स्टेट पर, जैसे ही स्टार्ट होगा उसे हम क्या कहेंगे, मेनार्क कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनार्क। वो फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन जब स्टार्ट होता है तब हम उसे क्या कहते हैं, मेनार्क कहते हैं। और जब लास्ट मेंसेस जब होते हैं एक 50th एज पर क्या होता है, उसे हम कहते हैं मेनोपॉज कहते हैं। तो ये तो था जनरल आइडिया फॉर द ओवेरी स्ट्रक्चर। एंड यहाँ पर अब हम स्टार्ट करेंगे प्राइमरी oocyte से। यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं फॉलिक्यूलर। ये देखो स्ट्रोमा में क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है फॉलिक्यूलर सेल्स, फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती हैं, और ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। ओके, फॉलिक्यूलर सेल्स, ब्लड वेसल्स यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं। और क्या प्रेजेंट होती है, lymphatic टिश्यूज एंड कनेक्टिव टिश्यूज। क्या प्रेजेंट होती है, कनेक्टिव टिश्यूज। सो ये प्रेजेंट होता है ओवरी के स्ट्रोमा के अंदर। क्या प्रेजेंट होता है, स्ट्रोमा में प्रेजेंट होता है ये फॉलिक्यूलर सेल्स, blood vessels, lymphatic tissues, connective tissues, these all are present in the stroma of the ovary. Now we talk about, यहाँ पर प्राइमरी oocyte जो है इसे हम कहते हैं प्राइमरी प्रीमोर्डियल, प्री प्राइमोर्डियल सेल। फॉलिक्यूलर, प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल जिसको हम कह रहे हैं, ये क्या होती है, प्राइमरी oocyte यहाँ पर सिचुएटेड होती है, और वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, प्री प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स कहते हैं। बेसिकली प्री प्राइमोर्डियल सेल्स जो है वो कैसे बनती है ये अब हम देखेंगे। अब इसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए, हमें एग बनाना है, एग रिलीज करना है। ठीक है, एग बनाने के लिए यहाँ पर प्राइमरी फॉलिकल जो है, प्राइमरी oocyte में कुछ चेंजेस होते हैं, राइट, कुछ चेंजेस होते हैं। और ये चेंजेस कब स्टार्ट होते हैं ये अब ध्यान से सुनो। देखो यहाँ पे तो ये क्या हुआ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में ये जितनी भी oocytes थी, ये प्राइमरी oocyte डिप्लोटीन पर आकर अरेस्ट हो जाती हैं। अब प्यूबर्टी स्टेज पर, ठीक है, प्यूबर्टी स्टेज पर ये जो प्राइमरी फॉलिकल है ये कन्वर्ट होती है ग्राफियन फॉलिकल में। किसमें, ईच साइकिल में एक ग्राफियन फॉलिकल बनती है। उस ग्राफियन फॉलिकल में oocyte प्रेजेंट होता है। बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल ऐसा फॉलिकल है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सेकेंडरी oocyte। अभी कंफ्यूज मत होना, कहीं पे भी परेशान मत होना,
पेशेंसली सुनो और समझो। क्या हो रहा है कि जो प्रीमॉर्डियल प्राइमरी oocyte जो था वो कन्वर्ट हो रहा है ग्राफियन फॉलिकल। अभी आपको ये नहीं जानना है कि ग्राफियन फॉलिकल क्या है, वो हम जब पढ़ेंगे स्टेप बाय स्टेप तब समझ में आएगा। जो यहाँ पर चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस कब हो रहे हैं, जब प्यूबर्टी स्टेज स्टार्ट होती है उस दौरान जब मेंसेस स्टार्ट होंगे तो एवरी मेंसेस के साइकिल में क्या स्टार्ट होगा, ये डेवलपमेंट स्टार्ट होगा और एक क्या बनेगा, ओवम बनेगा। और ओवम बनने के लिए ये प्रोसेस होना जरूरी है, प्रीमॉर्डियल सेल से ग्राफियन फॉलिकल बनना जरूरी है। हम यहाँ पर देखेंगे कि ये यहाँ से ये स्टेप तक पहुँचने में क्या क्या चेंजेस होते हैं। ये अब हम देखेंगे किसके अंदर, ओवरी के। और ये सारा कहाँ होता है, पेरीफेरी पे होता है। कहाँ हो रहा है, पेरीफेरी पर हो रहा है, किसकी, ओवरी पर। ठीक है, मैं ये डायग्राम इसमें बनाने के बजाय मैं एक एक स्टेप आपको एक एक डायग्राम में एक्सप्लेन करूंगी, जिससे कि क्या होगा कि हम समझ पाएंगे इजीली। अभी मैं एक डायग्राम में सब कुछ बना दूंगी तो शायद हमें समझ में ना आए, समझने में आसानी नहीं रहेगी। आपकी बुक में एक ही ओवरी के डायग्राम में वो सारे डेवलपमेंट प्रोसेस दिखाए हैं ग्राफियन फॉलिकल बनने तक। ओके, यहाँ परेशान नहीं होना है, हम एक एक को एक एक डायग्राम से समझेंगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहला स्टेप है प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। ओके, ठीक है, प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। देखो अब होता क्या है यहाँ पर कि ये oocyte है, प्राइमरी oocyte है ये। ठीक है, यहाँ बीच में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गई। अब क्या हो रहा है कि इसके चारों तरफ, मैंने अभी आपको बताया था फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होती है स्ट्रोमा में, तो यहाँ पर कुछ फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं वो कुछ रिंग फॉर्म में ऐसे चारों तरफ इसके अरेंज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, अरेंज हो जाती हैं। और ये क्या बना रही हैं, इसे हम कह रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल। ठीक है, ये हो रहा है इसे हम कह रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल्स कह रहे हैं। तो दीज आर द फॉलिक्यूलर सेल्स है। एंड फॉलिकल का मतलब क्या है, अ काइंड ऑफ बैग लाइक स्ट्रक्चर, सेक जिसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये फॉलिक्यूलर सेल्स जो हैं अरेंज हो जाती हैं। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं प्राइमोर्डियल फॉलिकल सेल कह रहे हैं। नाउ इसके अंदर कुछ भी ऐसा आपको ऐसा नहीं है जो आपको समझ में नहीं आए। दिस इज द प्राइमरी oocyte। इसे हम क्या कह रहे हैं, प्राइमरी oocyte, जो कि डिप्लोटीन पर क्या है, अभी डिप्लोटीन पर अरेस्ट है, अरेस्ट एट डिप्लोटीन। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट क्या है, अब हमें बनानी है प्राइमरी फॉलिकल सेल। प्राइमरी फॉलिकल सेल जो है अब वो कैसे बन रही हैं। अब देखो ये प्राइमरी फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ये oocyte है अगेन, और इसके चारों तरफ हमने क्या बनाई थी, फॉलिकुलर सेल्स थी। एंड नाउ दीज फॉलिकुलर सेल्स क्या हैं, ये अब कॉल्यूमर शेप, ये डिवाइड होकर के कॉल्यूमर शेप में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये देखो किस में कन्वर्ट हो रही है, फॉलिकुलर सेल में कन्वर्ट हो गई। इन्हें हम कह रहे हैं फॉलिक्यूलर सेल्स। ठीक है, ये क्या है, फॉलिक्यूलर सेल्स हैं। ठीक है, अब क्या हो गई, ये डिवाइड हो गई, फॉलिक्यूलर सेल्स जो थी यहाँ पर डिवाइड हो गई और इन्होंने ये शेप ले लिया। ठीक है, एंड दीज आर द कॉल्यूमर सेल्स। इनका शेप कैसा है, कॉल्यूमर जैसा। और साथ ही साथ क्या हो गया कि यहाँ पर एक लेयर और बन गई, और जो कि किसने बनाई, oocyte ने खुद ने एक लेयर बना ली oocyte के बाहर, जिसको हमने नाम दिया
मैं अंदर की तरफ बना लेती हूँ सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर उसने बना ली एक थिक स्ट्रक्चर बना लिया, मेम्ब्रेन बना ली, जिसको हमने क्या नाम दिया, ज़ोना पैलुसिडा। क्या नाम दिया, ज़ोना पैलुसिडा। ये किसने बनाई है, मेड बाय प्राइमरी oocyte। ठीक है, यहां कोई दिक्कत है? अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है? अब यहां पर ये था प्राइमरी फॉलिकल, अब इन्हीं में कुछ चेंजेस होते जाएंगे और उनको हम नाम देते जाएंगे, सेकेंडरी, टर्शरी एंड देन एट लास्ट ग्राफियन फॉलिकल में हम उसे कन्वर्ट करेंगे। सो ये देखिए प्राइमरी फॉलिकल सेल्स को अब हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेकेंडरी। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, सेकेंडरी फॉलिकल सेल में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये फॉलिकुलर सेल्स जो थी ये अब और भी ज़्यादा डिवाइड होंगी। क्या होंगी, डिवाइड होंगी, और ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगी। ये देखो बीच में प्रेजेंट है, ये बाहर मैंने बना दी ज़ोना पैलुसिडा, एकदम जस्ट बाहर प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसे हम कह रहे हैं ज़ोना पैलुसिडा कह रहे हैं। ब्लू कलर से जो मैंने डिनोट की है, ज़ोना पैलुसिडा। ठीक है, अब ये जो ज़ोना पैलुसिडा है इसके जस्ट बाहर हमने क्या बना दी है, ये जो फॉलिकुलर सेल्स थी ये अब डिवाइड हो रही हैं और खूब सारी सेल्स बना ली हैं इसने। क्या बना ली है, खूब सारी सेल्स बना ली हैं, बहुत पास पास है, हम फटाफट बनाने के लिए इसके प्राइमरी oocyte के चारों ओर ये सेल्स डिवाइड हो जाएंगी और डिवाइड होकर के अब हम इन सेल्स को एक अलग नाम देंगे। These follicular cells form membrane granulosa। इसे हम कह रहे हैं membrane granulosa। क्या कह रहे हैं हम इसे, membrane granulosa बोल रहे हैं। सो ये जो फॉलिकुलर सेल्स थी इसने क्या बनाया, membrane granulosa सेल्स बनाई। ये जो membrane granulosa सेल्स हैं ये आपस में एक दूसरे से एक प्रोजेक्शन से जुड़ी हुई रहती हैं, सीलिएटेड प्रोजेक्शन से जुड़ी हुई रहती हैं। ये सेल्स आपस में किसी न तरीके से कनेक्टेड रहती हैं और ये जो फॉलिकुलर सेल्स हैं बेसिकली क्या करती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू oocyte। किसको प्रोवाइड कर रही है, oocyte को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है। सो यहां पर प्रेजेंट है oocyte और उसके चारों ओर प्रेजेंट है membrane granulosa जिसको हमने नाम दिया है और ये बनी है फॉलिकुलर सेल से। नाउ इस membrane granulosa के बाहर स्ट्रोमा की कुछ सेल्स हैं वो भी आकर के अरेंज होने लग जाती हैं। अभी ये लूजली अरेंज है, अभी ये नॉर्मली ऐसे ही अरेंज है हल्की फुल्की, और इस membrane granulosa के बाहर जो एक और जो membrane बनी है उसे हम कह रहे हैं बेसल membrane कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, बेसल membrane। सो इसे हम क्या कह रहे हैं, बेसल membrane कह रहे हैं। सो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, ये तो हमारी होगी सेकेंडरी फॉलिक्यूलर सेल्स। ये आपस में सारी ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं, जुड़ी हुई हैं, कनेक्टेड है, एंड दीज सेल्स प्रोवाइड द न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग oocyte। नाउ अब इसके अंदर साथ ही साथ क्या हो रहा है, साथ ही साथ देखो बच्चों अभी ये सिर्फ प्राइमरी oocyte है जो कि प्रोफेज फर्स्ट की डिप्लोटीन पर क्या है, अरेस्टेड है। अब इसे क्या बनना है, ओव्यूलेशन जब होता है तो ओव्यूलेशन सेकेंडरी oocyte, ओव्यूलेशन कब होगा, जब वो सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट होगा। तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, सेकेंडरी oocyte में। और ये कैसे कन्वर्ट होगा, जब ये प्राइमरी oocyte जो डिप्लोटीन पर क्या है, अरेस्ट है, और क्या होना है, अब इसे रिज्यूम होना है। तो
तो ये इस दौरान रिज्यूम होता है, धीरे धीरे प्रोफेज 1 कंप्लीट होती है, प्रोफेज 1 कंप्लीट हो जाती है एंड क्या स्टार्ट हो जाता है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाती है। प्रोफेज 1 जब कंप्लीट होता है तो एक सेल बनती, 2 सेल्स बनती हैं, है ना, 2 सेल्स बनेगी प्राइमरी oocyte। जब मियोसिस 1 कंप्लीट होगा तो 2 सेल्स बनेगी, एक तो बनेगी सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte एंड एक बनेगी पोलार सेल। अब ये पोलार सेल क्या है, देखो बच्चों यहाँ पर फीमेल की जब हम बात करते हैं, फीमेल गैमेट्स की, तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो सेल्स हैं, एक सेल तो क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है और दूसरी सेल क्या हो जाती है, छोटी रहती है, उसे हम कहते हैं पोलार सेल। इनका अनइक्वल डिवीजन होता है मियोसिस 1 के दौरान, ड्यूरिंग द मियोसिस 1 यहाँ पर अनइक्वल डिवीजन होता है और एक तो बनती है सेकेंडरी oocyte और एक बनती है पोलार बॉडी। नाउ दिस सेकेंडरी oocyte जो है अगेन मियोसिस 2 स्टार्ट करती है और मियोसिस 2 आपको पता है कैसा होता है, माइटोसिस के जैसा ही होता है और ये क्या हो जाता है, अगेन मेटाफेज पर क्या हो जाता है, अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। कहाँ अरेस्ट हो जाता है, मेटाफेज 2 पर अरेस्ट हो जाता है और मेटाफेज 2 पर अरेस्ट होने के बाद ही ये क्या होता है, ओव्यूलेट होता है। सो ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है, जब हम ये प्रोसेस यहाँ पर ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट हो रहा है oocyte, ठीक है। सो 4th स्टेप पे क्या होगा, टर्शरी oocyte बनेगा। अब देखिए टर्शरी फॉलिकल जो है, दिस इज द सेकेंडरी फॉलिकल, नाउ वी टॉक अबाउट टर्शरी फॉलिकल। नाउ टर्शरी फॉलिकल में क्या हो रहा है कि ये अगेन हमने ये सेल बनाई और ये हमने बनाई मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा, सॉरी जोना पैलुसिडा। जोना पैलुसिडा के बाद हमने बनाया ये इसकी मेम्ब्रेन और ये oocyte बन गया और अब हमने यहाँ पर क्या बनाई है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा जो है एक फ्लूइड रिलीज करती है और वो जो फ्लूइड है क्या हो रहा है, और वो जो फ्लूइड है वो यहाँ पर एक कैविटी फॉर्म करने लग जाता है, ठीक है। और इसके चारों ओर ये जितनी भी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा सेल्स हैं ये क्या कर रही हैं, अब एक फ्लूइड रिलीज कर रही हैं जो कि फॉलिकुलर फ्लूइड है, ये रिलीज कर रही हैं और क्या बना रही हैं, एक जिसकी वजह से एक जगह पर जब फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है तो वो क्या करती है, दूसरी सेल्स को धक्का देके वो अपनी जगह बनाती है फ्लूइड, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि कोई कैविटी फॉर्म हुई है, ओके। सो यहाँ पर क्या हो जाएगी, कैविटी फॉर्म होगी, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। नाउ ये अब क्या होगा, अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे ग्राफियन फॉलिकल में, ठीक है। ये देखो अगेन मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा है, ठीक है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा एंड इसे हम कह रहे हैं कैविटी को एंट्रम, क्या बोल रहे हैं, एंट्रम बोल रहे हैं इसे। एंड दिस इज द oocyte, डेवलपिंग oocyte, दिस इज द मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा, दिस इज द जोना पैलुसिडा और ये बाहर है बेसल मेम्ब्रेन जिसको हम कह रहे हैं। और ये किसने बनाई है, ये स्ट्रोमा की हेल्प से ही बना है। ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, ये भी किसका पार्ट है, फॉलिकुलर सॉरी स्ट्रोमा का ही पार्ट है। नाउ वी टॉक अबाउट द ग्राफियन फॉलिकल सेल, ओके। सो हमें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनती है, ये तो है ही इंपॉर्टेंट, लेकिन ये ग्राफियन फॉलिकल कैसे बनती है और कब बनती है एंड जो हमारा ये अरेस्ट किस किस फेसेस पर होता है ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। दिस इज़ द वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इसे रटना नहीं है, हमें सिर्फ इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना है कि हमें ग्राफियन फॉलिकल बनानी है और ग्राफियन फॉलिकल सेल से ही बनेगी यहाँ पर, ठीक है। सो अब हमें क्या बनाना है, 5th हमें बनाना है ग्राफियन फॉलिकल सेल। सो बेसिकली ग्राफियन फॉलिकल जो है, अगर ग्राफियन फॉलिकल की बात करें तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ ज़्यादा ही बड़ा बन जाएगा, फिर उसे भरना पड़ेगा, ठीक है।
ये ग्राफियन फॉलिकल के लिए। अब देखो ये क्या होता है कि अब यहाँ पर ये जो एंट्रम है, जो फ्लूइड है, अब वो इतना ज़्यादा बन जाएगा कि ये पूरी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा को कहाँ खिसका देगा, ये पेरिफेरी पर शिफ्ट हो जाएगा। मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा जो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पेरिफेरी पर शिफ्ट हो जाएगा। सो बेसिकली यहाँ पर क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। क्या प्रेजेंट है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, अगेन ये जो यहाँ पर प्राइमरी oocyte है वो यहाँ पर सिचुएटेड है, ये कुछ इस तरह से है ना, और ये प्राइमरी oocyte है और इस प्राइमरी oocyte के ऊपर फॉलिकुलर सेल्स लगी हुई हैं, एक लेयर है फॉलिकल सेल्स का, इसे हम कहते हैं ये पूरा जो है ना, ये से हम कह रहे हैं क्यूमुलस ओफोरिकस। क्या कह रहे हैं, क्यूमुलस ओफोरिकस। ये इस लेयर का नाम है जो कि फॉलिकुलर सेल्स जो हैं ऊपर की तरफ एंटीरियर पार्ट पर उसको क्या करे हुए हैं, सराउंडेड हैं, उसे हम कह रहे हैं क्यूमुलस ओफोरिकस कह रहे हैं। अगेन अब ये जो oocyte है ये कहाँ पर है, ये पेरिफेरल पर, बेसल पर ये जाकर के अटैच्ड होता है, यहाँ पर कुछ सेल से ये अटैच्ड हो रहा है, इसे हम कहते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं जर्म हिल, ये इससे अटैच्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर सेकेंडरी ये जो oocyte है ये क्या है, अटैच्ड है। अब यहाँ पर ये सेकेंडरी oocyte में कन्वर्ट हो चुका है, क्योंकि इस दौरान जैसे जैसे ये प्रोसीड करता है वैसे वैसे ग्राफिन फॉलिकल की तरफ जैसे जैसे प्रोसीड करता है वैसे वैसे क्या हो रहा है, सेल डिवीजन भी क्या हो रहा है, प्रोसीड हो रहा है और सेकेंडरी oocyte में वो कन्वर्ट हो रहा है। तो ग्राफिन फॉलिकल में वो क्या हो जाता है, सेकेंडरी oocyte, यहाँ पर सेकेंडरी oocyte डेवलप्ड, यहाँ पर डेवलप्ड हो जाती है, और यू कैन से अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। इट इज अरेस्टेड एट मेटाफेज 2। सो क्यूमुलस ओफोरिकस, ठीक है, और ये यहाँ पर जो सिचुएटेड है नीचे बेसल पर, इसे हम कह रहे हैं जर्म हिल। आप लोग के एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, आपकी एनसीईआरटी की बुक में इतना नहीं है, ये जो है आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। सो हम थोड़ा सा डिटेल में ही पढ़ रहे हैं क्योंकि आप नीट की भी तैयारी कर रहे हैं। सो जितना अभी समझ में आई उतना समझ लो, फिर बाकी दोबारा एग्जाम्स के बाद आपके इसे दोबारा देखना, ठीक है, इसे छोड़ना मत। ठीक है, मैं चाहूँ तो बहुत जल्दी भी पढ़ा सकती हूँ एनसीईआरटी के हिसाब से, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि अगर हमने अभी छोड़ दिया तो हमें बाद में चल के दिक्कत होगी। इसलिए आप इसको अभी फिलहाल जितना समझ में आ रहा है उतना समझ लीजिए, फिर दोबारा इस वीडियो को चला के आप देख लेना आफ्टर द एग्जाम्स। ओके, सो यहाँ पर जर्म हिल हम इसे कह रहे हैं, दिस इज, ये जो पॉइंट है इसे हम कह रहे हैं जर्म हिल कह रहे हैं। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक और लेयर बनती है जिसे हम कहते हैं कोरोना रेडिएटा। क्या कह रहे हैं, ये बाहर एक और लेयर बन जाती है, मैंने रेड कलर से डिनोट किया है, इसे हम कह रहे हैं कोरोना, वो वाला कोरोना नहीं जो चल रहा है, कोरोना रेडिएटा। क्या कह रहे हैं इसे हम, कोरोना रेडिएटा। सो ये है मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा जो है वो यहाँ पर पेरिफेरी पर सिचुएटेड है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा। सो ग्राफियन फॉलिकल, ये है कंप्लीट ग्राफियन फॉलिकल जो कि पेरिफेरी पर क्या है, मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा, एंड बीच में क्या है, कैविटी है। क्या है, कैविटी है। ओके, फ्लूइड फिल्ड कैविटी है और इसे हम कह रहे हैं मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह रहे हैं हम इसे, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। क्या कह रहे हैं, मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल कह रहे हैं। सो ये कंप्लीटली अब क्या बन गई है, ये ग्राफियन फॉलिकल है। नाउ ये ग्राफियन फॉलिकल जो है अब ये रिलीज होने को तैयार है।
देखो ये जो प्रोसेस हमने पढ़ा है, ये सारा प्रोसेस, ये सारा आपके ओवरी के स्ट्रक्चर जब आप कहीं पे भी देखेंगे तो वहां पर ये आपको सारे डायग्राम्स दिखेंगे। एक ही ओवरी के अंदर प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, लेट, इसको आप लेट अर्ली भी कह सकते हो, इसे आप ये तो टर्शरी फॉलिकल है, सेकेंडरी को कई जगह अर्ली टर्शरी भी कह सकते हैं, अर्ली ग्राफियन फॉलिकल भी कह सकते हैं, और ये इनके नाम चेंज हो सकते हैं लेकिन होगा प्रोसेस यही, सेम प्रोसेस होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना, ये है यहाँ से लेकर के ये सारी जो आपको मैंने डायग्राम बनाए हैं, ये आपको ओवरी के स्ट्रक्चर में एक साथ देखने को मिलेगा, जो कि काफ़ी होच-पोच होता है। तो हमें वहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक को क्या किया है, अलग सेपरेटली आपको बताया है। सो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया मेम्ब्रेन ग्राफियन फॉलिकल, जो कि सेकेंडरी oocyte डेवलप्ड करता है, एंड अब ये रिलीज होने को तैयार है। अब ये रिलीज कैसे होगा उसको हम देखेंगे। सो ये यहाँ तक लगता है, यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब हम इसके आगे का पढ़ेंगे। मैंने जो बोला है ना आगे का पढ़ेंगे, वो वाली लाइन को काट दो, ठीक है। सो इस ग्राफियन फॉलिकल में देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ग्राफियन फॉलिकल के चारों ओर, इस मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा के चारों ओर यहाँ पर स्ट्रोमा जो है अपनी कुछ सेल्स की, जो फॉलिकुलर सेल्स हैं वो यहाँ पर कुछ अरेंज होती हैं, और वो किसमें, एक थिक और डेंस फॉर्म में अरेंज होती है, जिसको हम कहते हैं, बहुत ही एक थिक फॉर्म में अरेंज होती है, जिसको हम कहते हैं, 2 लेयर्स यहाँ पे फॉर्म होती हैं, 2 लेयर्स यहाँ पर क्या होती हैं, फॉर्म होती हैं। देखो यहाँ पर 2 लेयर्स आपको और एक्स्ट्रा दिख रही होंगी मेम्ब्रेन ग्रैन्युलोसा के बाहर। एक तो है, इसको हम कहते हैं इंटरनल थीका, और एक को हम कहते हैं ये तो है इंटरनल थीका, एंड ये है एक्सटर्नल थीका, ठीक है। सो इंटरनल थीका एंड द एक्सटर्नल थीका आर 2 layers which is secreted by the stroma of ovary. ओके, सो ओवेरी की ही सेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, स्ट्रोमा का जो सेल्स है वो क्या कर रही हैं, 2 अगेन एक लेयर्स बना रही हैं चारों तरफ, जिसे हम कह रहे हैं एक्सटर्नल थीका एंड द इंटरनल थीका। नाउ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात क्या है कि यहाँ पर इंटरनल थीका जो है वो क्या करता है, एस्ट्रोजन हार्मोन को सीक्रेट करता है। इट सीक्रेट्स एस्ट्रोजन हार्मोन, क्या कर रहा है, एस्ट्रोजन हार्मोन को क्या कर रहा है, सीक्रेट कर रहा है। सो अब हमने, ये हो गया आपका कंप्लीट, ये पूरा जो है ये लेयर है, जगह नहीं है इसलिए मैंने नहीं बनाया है। सो ये पूरा कंप्लीट चारों ओर से ये दोनों लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, और इसी को हम कहते हैं ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं। नाउ इस ग्राफियन फॉलिकल में जो oocyte प्रेजेंट है वो क्या है, ये oocyte अरेस्टेड एट, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है, और अरेस्टेड एट मेटाफेस 2 पर। मेटाफेस 2 पर क्या है, ये अरेस्टेड है अभी भी। नाउ ये मेटाफेस 2 पर अरेस्टेड है, ये कब होता है, ये तभी होता है जब मेंसेस, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन एवरी साइकिल में एक हमेशा ग्राफियन फॉलिकल कन्वर्ट होती है। अब देखो यहाँ पर खास बात क्या है जानने वाली, वो ये है कि जो यहाँ पर जब प्राइमरी फॉलिकल होती है, ऐसे तो खूब सारी प्राइमरी फॉलिकल्स जो होती हैं वो डेवलप होने को करती हैं टू द ग्राफियन फॉलिकल। बहुत सारी फॉलिकल्स होती हैं जो कि क्या करती हैं, ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होना चाहती हैं, लेकिन उनमें से केवल एक ही ऐसी फॉलिकल होती है जो कि ग्राफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होती हैं। और जो अदर फॉलिकल्स होती हैं, अदर फॉलिकल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं,
couldn't develop into Graafian follicle and degenerated these follicle जो नहीं बनती है वो डिजेनरेट हो जाती हैं एंड द प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अट्रेशिया। क्या कह रहे हैं, अट्रेशिया प्रोसेस कह रहे हैं। ये जो फॉलिकल्स हैं जो कि डेवलप नहीं हो रही हैं वो डिजेनरेट हो जाती हैं और उस प्रोसेस को हम कहते हैं अट्रेशिया कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। पूरी लाइफ में अराउंड 450 के अराउंड क्या होती है, ओवा प्रोडक्ट होता है, ओवा का प्रोडक्शन होता है इन अ होल लाइफ। ओनली 450 ओवा ही प्रोड्यूस होते हैं। आप देख लीजिए, अगर 12 से स्टार्ट है और 50 तक ख़त्म है तो हम उसे ये इस पूरी लाइफ में इतने ही ओवा जनरेट होते हैं, जबकि हम पढ़ते हैं कि बहुत सारी सेल्स अराउंड 2 लाख से 20 लाख से 2 से 20 लाख तक ये जो होती हैं सेल्स आती है और इनमें से केवल इतनी ही सेल्स जो होती हैं वो जनरेट हो पाती हैं और यू कैन से डेवलप हो पाती हैं ओवा के अंदर। ये प्रोसेस होता है, दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी टाइम लिमिटेड प्रोसेस है। ठीक है, लिमिटेड टाइम तक, इसलिए कहते हैं लड़कियों को हमारे यहाँ कहा जाता है कि जल्दी सही समय पर मैरिज हो जानी चाहिए। ठीक है, ताकि फैमिली प्लानिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ये ओवा ऑलवेज अरेस्टेड फेज में रहते हैं। जब कोई चीज़ को अरेस्टेड फेज में रहते हैं तो वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्लिकेशंस ना आए फ्यूचर में, उसके वो आप आगे फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे, हायर क्लासेस में, कि वो कॉम्प्लिकेशंस कैसे आती हैं, वो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। वो उससे बचने के लिए कहा जाता है कि सही एज में शादी कर लेनी चाहिए, बिफोर 35, जबकि टाइम तो कब तक चलता है, 50 तक, लेकिन कहा जाता है कि 35 तक से पहले आप फैमिली प्लान कर लेना चाहिए। ठीक है, ये रीज़न है। नाउ अब हम इसके बाद बात करेंगे, ये हमारा कंप्लीट हो गया ग्राफियन फॉलिकल, ओवेरी का पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अभी हम पढ़ेंगे ग्राफियन फॉलिकल के बाद क्या होता है। अब देखो बच्चों, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है ये क्या होती है, यहाँ से ये एग है, इस एग के पेरिफेरी पर प्रेजेंट होता है ग्राफियन फॉलिकल। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस, ड्यूरिंग द हार्मोनल चेंजेस क्या होगा कि अब ये जो फॉलिकल है, ये ग्राफियन फॉलिकल ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हो जाएगी और क्या होगा कि यहाँ से प्राइम, ये जो हमने सेकेंडरी oocyte बनाया है, ये सेकेंडरी oocyte जो है, दिस इज अ सेकेंडरी oocyte जो है वो रिलीज हो जाता है, जिसे ही हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज ओव्यूलेशन। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन। यहाँ पर केवल ध्यान देना है कि केवल सेकेंडरी oocyte ही रिलीज हो रहा है, बाकी का पूरा स्ट्रक्चर एज इट इज यहाँ पर बना हुआ है। क्या है, एज इट इज यहाँ पर बना हुआ है। सेकेंडरी oocyte, ओनली द सेकेंडरी oocyte यहाँ पर क्या होती है, ओव्यूलेट होती है और रिलीज होने को हम कहते हैं ओव्यूलेशन कहते हैं। नाउ ओव्यूलेशन जो है, अगर मान लीजिए मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो टाइम पीरियड है, अगर 28 डेज का साइकिल है तो अराउंड 14th डे पे ये ओव्यूलेशन प्रोसेस होता है। ठीक है, और उस समय पर LH जो है बहुत हाई अमाउंट में बॉडी में इसका लेवल काफ़ी हाई अमाउंट में रहता है और उसी टाइम पर ये ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, ये है रिस्पॉन्सिबल ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको हम इन शॉर्ट कहते हैं
LH यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नाउ अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये सेकेंडरी oocyte जो क्या हो गई, कन्वर्ट, सेकेंडरी oocyte रिलीज होगी, ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन होके कहाँ जाएगा, ओवरी से होकर के फैलोपियन ट्यूब में, और फैलोपियन ट्यूब के भी किस पार्ट में जाएगा, कहाँ तक ट्रैवल करेगा, ये करेगा एम्पुला तक ट्रैवल करेगा। एंड ये एम्पुला में जाकर के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन। सो ये फर्टिलाइजेशन जो है कहाँ हो रहा है, इट टेक प्लेस इन द एम्पुला पार्ट ऑफ द फैलोपियन ट्यूब और द यूटेराइन ट्यूब। सो यहाँ पर ये बात है, ठीक है, ये कंप्लीट हमने देख लिया। अब इसके बाद की स्टोरी क्या है, ये देखो सेकेंडरी oocyte के बाद क्या हो रहा है कि सेकेंडरी oocyte तो रिलीज हो गया। अब ये जो फॉलिकल बचा है, अब ये फॉलिकल जो है किस में कन्वर्ट होगा, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट होगा, अब ये कन्वर्ट होगा ग्राफियन फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होगा। किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो यहां पर ये फॉलिकल रिलीज हो गया, ये एग रिलीज हो गया। अब यहां पर ये जो फॉलिकल है, ये कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर आपको बुक में देखने को मिलेगा। ये कुछ स्ट्रक्चर होता है कार्पस ल्यूटियम, ये अभी बनना स्टार्ट हुआ है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट होने लगेगा। यहाँ पर एक पिगमेंट होता है ल्यूटियम जो कि येलो कलर का होता है, ये यहाँ पर येलो कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कार्पस ल्यूटियम है ये येलो कलर का हो जाएगा। नाउ ग्राफियन फॉलिकल से ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम में। अब ये जो कार्पस ल्यूटियम है, कार्पस ल्यूटियम से पहले ग्राफियन फॉलिकल तक ये क्या था, ए वैस्कुलर था। ए वैस्कुलर का क्या मतलब है कि यहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। क्या नहीं हो रहा था, ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा था। ओके, सो अब जैसे ये कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हुआ, ये 9 दिन में पूरा कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो जाता है और यहाँ पर अब क्या बनने लग जाता है, अब यहाँ पर ब्लड का सप्लाई होने लगता है। ये क्या होने लगता है, ब्लड सप्लाई। अब ये वैस्कुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, वैस्कुलर, यानी कि अब यहाँ पर ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई होने लग गया। ठीक है, और अब जैसे ही यहाँ पर ये बीच में एक क्लॉट बनने लग जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बीच में देखेंगे कार्पस ल्यूटियम में क्लॉट होता है जिसे हम ब्लड क्लॉट कहते हैं। नाउ द कार्पस ल्यूटियम क्या करता है, इसका काम क्या है हम आगे पढ़ेंगे। वैसे इसका मेन काम है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को रिलीज करना। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन रिलीज्ड, सीक्रेट करना, हार्मोन जो बेसिकली सीक्रेट होता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सीक्रेट्स करता है एंड ये काम होता है कार्पस ल्यूटियम का। सो अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये है कि दो चीज़ें होती हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो क्या होना चाहिए, फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम जो है अप टू द डिलीवरी तक क्या रहता है, एज इट इज रहता है। क्या रहता है, कार्पस ल्यूटियम जो है, कार्पस ल्यूटियम एज इट इज रहता है अप टू कब तक, पार्चुरेशन तक। पार्चुरेशन मतलब डिलीवरी तक, है ना। तो फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, इफ फर्टिलाइजेशन इज डन देन कार्पस ल्यूटियम एज इट इज बना रहेगा अप टू द पैचुरेशन, जब तक कि डिलीवरी नहीं रहता, डिलीवरी नहीं हो जाती। एंड अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा, इफ फर्टिलाइजेशन
फर्टिलाइजेशन नॉट डन, तो क्या होगा, यहां पर कार्पस ल्यूटियम जो है कार्पस ल्यूटियम क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डीजेनरेट। क्या हो जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब जब डीजेनरेट हो जाता है तो डीजेनरेट हुए कार्पस ल्यूटियम को हम क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्पस एल्बिकन्स। क्या कह रहे हैं, कार्पस एल्बिकन्स कह रहे हैं जब वो डीजेनरेट हो जाता है। सो ये जो स्टोरी है, ये देखो, आई बात समझ में कि सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हो गया, वो किसमें, अब ये ग्राफियन फॉलिकल किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है आफ्टर ओव्यूलेशन। किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्पस ल्यूटियम में कन्वर्ट हो रहा है। एंड ये कब तक बना रहेगा, जब तक कि प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो जाती, डिलीवरी नहीं हो जाती, तब तक ये बना रहेगा एज इट इज। अगर मान लीजिए फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये कार्पस ल्यूटियम जो है डीजेनरेट हो जाएगा, और उस डीजेनरेटेड कार्पस ल्यूटियम को हम कहते हैं कार्पस एल्बिकन्स कहेंगे। ठीक है, सो ये प्रोसेस है, ये सारा किसमें देखने को मिलता है हमें, ओवरी का सारा प्रोसेस है। नाउ अब हम बात करेंगे, ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो था वो हमने स्ट्रक्चर हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमें पढ़ना है मेंस्ट्रुएशन साइकिल पढ़ेंगे। ओके, इसके जस्ट बाद हम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल।